हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जिस सिलसिले पे हम बात करने वाले हैं, वो सिलसिला है ये। तो क्या है यो, देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी सी कहानी को देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार। ऐसा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा, इसके अंदर 2 पॉइंट चार्ज रखे जाएंगे, पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पर। बाहर से लाके रखने होंगे हमें 2 चार्जेस, पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पर। अब रखने के बाद या फिर कह दो रखने के लिए, इंफिनिटी से चार्जेस को यहां पे रखने के लिए कितना वर्क मुझे करना होगा, वर्क डन बाय मी, वर्क डन बाय यू, या वर्क डन बाय हम में से किसी के द्वारा भी किया गया वर्क। कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क नहीं कंसीडर करना है, हमें हमारे द्वारा किया गया वर्क कंसीडर करना है। वो जो वर्क होगा, हमने इस सिस्टम को बनाने में, चार्जेस को यहां लाके, दूसरे चार्ज को यहां लाके सजाने में जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क वी नीड टू फाइंड आउट। और वही वर्क जो है सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, ये लेके आना है। प्रोबेबिलिटी यहां मैंने लिख रखी है, सीबीएसई 2021 के अंदर आने की इसकी प्रोबेबिलिटी 70% मानेंगे, और प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांस हैं। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, आप देख सकते हैं 70% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन न्यूमेरिकल आ सकता है, उसकी थोड़ी बहुत यहाँ प्रोबेबिलिटी लिख रखी है। 70% चांस है न्यूमेरिकल शायद आ जाए। ओके, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर ई। ये जो पैरेलल लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये पॉइंट 1 है, और पॉइंट 2 यही नहीं बल्कि यहां ले लो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं इसके सामने ही रहे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा। मान लो लेट द पोटेंशियल एट 1 इज V1, लेट द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 1 इज V1। V1 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा। मान लो इस पॉइंट पर पोटेंशियल V1 है, एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P2 एंड पोटेंशियल एट पॉइंट 2 कितना है, इज V2। यहां V1, यहां V2, किसका, इस दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, पोटेंशियल कितना, V1, यहां V2। ठीक है, अब सुन, एक काम करते हैं, इंफिनिटी से हल्का सही रखना, ऐसे घुमा घुमा के इसलिए बना दिया है कि मतलब आपको ये पता चलता रहे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कैसे भी लेके आ जाओ, इंफिनिटी से 1 तक लेके आना है। बहुत ज्यादा दूरी से एक दिए गए चार्ज Q1 को यहां लाके रख देना है, यहां लेके आ गए चार्ज Q1 को, प्लस Q1, प्लस ले लो, नेगेटिव ले लो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इंफिनिटी से यहां तक लाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा बंधु, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। क्या होगा, इस जगह पर पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू होगा, इस जगह पर पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू होगा दिए गए टेस्ट चार्ज को, ये रहा टेस्ट चार्ज, इंफिनिटी से यहां तक लाने में किया गया वर्क, एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन में जिस चार्ज को भी ला रहे हैं, तो Q1 चार्ज को ला रहे हैं, यहां से यहां तक लाने में किया गया वर्क W1, और किस चार्ज को ला रहे हैं, Q1 को। कौन सा चार्ज, कौन सा वर्क है ये, W1, एक्सटर्नल वर्क, ध्यान रखना एक्सटर्नल वर्क है, ये मेरे द्वारा किया गया वर्क है। क्लियर, तो यहां से W1 कितना हो जाएगा, W1 हो जाएगा Q1 V1, इक्वेशन 1। इसी तरीके से W2 निकाल ले, ऐसे ही इसको ऐसे करके इंफिनिटी से दूसरे दिए गए चार्ज Q2 को, दूसरे दिए गए चार्ज Q2 को यहां तक लाने के लिए वर्क करना होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां पोटेंशियल V2 है, क्लियर, और मुझे इंफिनिटी से दिए गए चार्ज Q2 को यहां तक लाने में वर्क करना होगा, W2 मान ले, तो क्योंकि
पॉइंट 2 पर पोटेंशियल V2 इक्वल टू हो जाएगा इंफिनिटी से यहां तक लाने में किया गया वर्क मेरे द्वारा एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन में जिस चार्ज को V2 ला रहा है। तो बंधु मल्टीप्लाई कर दे, W2 इक्वल टू आ गया Q2 V2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 पता चल गई। अब तूने क्या किया, एक चार्ज यहां लाके सजा दिया, दूसरा चार्ज यहां लाके सजा दिया। अब ये जो सिस्टम बन गया है दोनों चार्जेस का, ये सिस्टम, इस सिस्टम की, तो इस सिस्टम को बनाने में भी तो वर्क करना पड़ता है ना। सुन, अगर ये चार्ज होता और ये चार्ज नहीं होता तो तुझे इतना वर्क करना पड़ता। क्लियर है? ओके, अगर दूसरा चार्ज भी होता, ये चार्ज नहीं रहा होता, फिर तुझे इतना वर्क करना पड़ता। लेकिन क्योंकि अभी ये दोनों चार्जेस हैं, तो जैसे ही मैं इस चार्ज को ला रहा हूंगा प्लस Q2 को, ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे, तो इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में भी मुझे वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क का डेरिवेशन में निकाल चुका हूं 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के अंदर। तो इस 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, या फिर कह लो इन दोनों चार्जेस को पास में लाने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, और इनके बीच की दूरी मान लो r1, टू ब्रिंग द चार्ज एट डिस्टेंस r1 कितना होता है 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, या फिर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, W3 इक्वल टू हो जाएगा K, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, दोनों के बीच की दूरी R1, या R मान लो, कोई और तो है नहीं तो R मान लो। क्लियर? मतलब इन दोनों को साथ में रखने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा इतना। तो मैंने 3 वर्क किए, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ऐसे लिख देंगे, सो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हो जाएगा, कितने वर्क किए हैं हमने, ये वर्क मजदूर बन गए हैं वर्क करते करते। W1 प्लस, जब से ये चैप्टर चालू हो गया वर्क पे वर्क किए जा रहे हैं, जस्ट वी हैव बिकम लेबर। W1 प्लस W2 प्लस W3, लेकिन मजे हैं लेबर के। लॉकडाउन में खूब सारा गवर्नमेंट पैसा देने की कोशिश कर रही है ना। तो W1 क्या है, W1 की वैल्यू है Q1 V1 प्लस W2 क्या है, W2 है Q2 V2 प्लस W3 क्या है, इस सिस्टम को सजाने के लिए कह लो या सिस्टम को बनाने के लिए क्या केवल KQ1 Q2 KQ1 अपॉन में दोनों के बीच की दूरी कैप स्मॉल r, ये देखो। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हो जाती है। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, ये कोई भी 2 चार्ज हो सकते हैं, ये प्लस 2 कूलाम हो सकता है, ये 3 कूलाम हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, ये कोई भी दो जनरल चार्जेस हैं जिनको मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया हूं, और फिर कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा वो कैलकुलेट किया, और फिर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी ये मैंने पता कर लिया। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑलरेडी मेंशन्ड एट द बोर्ड। व्हाट इज दैट? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole when it is kept inside an electric field. Let's see the story. We are having such type of electric field which is having a value capital E, vector E. This is the electric field, external electric field. Now what I have to do? I have to bring an electric dipole from outside and need to keep inside the electric field. I will place it like this, and then afterwards I need to rotate this electric dipole up to some proper position like this. What I have to do? First I have to bring an electric dipole inside the electric field, and then I need to rotate it up to some position like this. So we can say this is the final orientation, this is
is the final position of the given electric dipole, which consists of two charge, of course, plus q and another one is minus q, and the angle in between the electric field and electric dipole moment, which is always from negative to positive, is given as theta. Is it clear? So listen the story once again. What I have to do, I need to place an electric dipole inside the external electric field, and then I need to rotate it with angle theta. Okay, what I have to do, I need to do some work. Whatever work will be done by me, that will store in the system, that will be the potential energy of this electric dipole. ओके तो हम पता करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसके अंदर लाने के लिए और फिर लाके घुमाने के लिए टोटल हमें कितना वर्क करना होगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. चलो कैलकुलेट करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी. ओके देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए डिस्प्लेसमेंट मान लो d है और इस पे फोर्स F लग रहा है. किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स F लगा के आपने A से D तक पहुंचाया, आपको वर्क करना पड़ेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए आपने वर्क किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को घुमाना है, यहां से घुमा के इस ऑब्जेक्ट को यहां पहुंचाना है, थीटा एंगल से घुमाना है, इस ऑब्जेक्ट को A पोजीशन से घुमा के B पोजीशन तक पहुंचाना है थीटा एंगल तक, तो आपको टॉर्क लगाना होगा. लीनियर मोशन के अंदर जो काम फोर्स का होता है, रोटेशनल मोशन के अंदर वही काम टॉर्क का होता है. लीनियर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चलती है, ट्रांसलेटरी रोटेशनल मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट कुछ एंगल घूमती है. तो जहां फोर्स था वहां टॉर्क ले लो, जहां डिस्टेंस था वहां थीटा ले लो, वर्क की जगह वर्क आ जाएगा. तो मैंने आपको बता दिया है रोटेशनल मोशन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक घुमाने के लिए किए गए वर्क का फॉर्मूला है. बंधु याद कर लो, W टॉर्क इनटू थीटा. याद कर कुछ भी कर, याद कर. ओके तो मैं एक काम करता हूं, एक साथ इसको घुमा नहीं सकता. क्यों नहीं घुमा सकता? क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा. मतलब टॉर्क जो है वो थीटा पे डिपेंड करता है. थीटा चेंज होगा तो टॉर्क चेंज होगा. और ऐसी जब भी सिचुएशन आती है, जब भी कोई क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्वांटिटीज के लिए पहले छोटा वर्क फाइंड आउट करो. पहले आपको छोटा वर्क पता करना होगा. तो d थीटा घुमाने के लिए किया गया वर्क, the work done to rotate by an angle d theta. Work done to rotate by an angle d theta. तो dw वर्क भी छोटा वर्क होगा, छोटू वर्क dw इज इक्वल टू हो जाएगा उस जगह पर टॉर्क टाउ इनटू d थीटा. यही फॉर्मूला होता है. वर्क लीनियर मोशन के लिए होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन के लिए होता है वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू घुमा गया एंगल. ओके टॉर्क की वैल्यू पुट कर, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा. चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं. ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहां रखा है, इस पे टॉर्क जो लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क लगा के इसे ऐसे लाना चाह रहा है, वो टॉर्क लग कितना रहा है PE sin थीटा. वैल्यू लगा मान को रखने पे dw इज इक्वल टू आ जाएगा, टॉर्क की वैल्यू है PE sin थीटा d थीटा. ये आ गया छोटा वर्क. अब टोटल वर्क फाइंड आउट करना है तो छोटे वर्क का क्या कर देना होता है? इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेट करेंगे. dw का इंटीग्रेशन कितना आता है आजकल? w PE sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन कर. PE sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं. ओके PE sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन करेगा तो PE बाहर ले ले, इंटीग्रेशन बचेगा sin थीटा d थीटा. लिमिट मत लगा. लिमिट क्यों मत लगा? क्योंकि तू इंफिनिटी से ला रहा है, इस पॉइंट पे रख रहा है, तो एंगल घुमाने की कोई लिमिट नहीं है. कहां से स्टार्ट कर रहा है ये कोई लिमिट मत पुट कर. तू सिंपली
ऐसे ही छोड़ दे। क्लियर? क्लियर है ना? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं मेरे से कि 0 से थीटा घुमा के लेके गए हैं हम, मैं तो ये कह रहा हूं कि थीटा पे रखा है, तो थीटा तक पहुंचने में कितना वर्क किया गया है वो मैं पता कर रहा हूं। थीटा पे है और यहां तक पहुंचाने में टोटल वर्क हमने ये किया है। क्लियर? तो PE बाहर जाने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा आ जाता है माइनस cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा डी थीटा होता है माइनस cos थीटा। W आ गया माइनस PE cos थीटा। इज इट क्लियर? अब जो वर्क किया गया है वही इस सिस्टम की है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब राइट नाउ इसके पास माइनस PE cos थीटा के बराबर पोटेंशियल एनर्जी है। द वर्क डन will store as its potential energy। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? U इज इक्वल टू किया गया वर्क, हमारे द्वारा किया गया वर्क, और हमने कितना वर्क किया इसको यहां तक पहुंचाने में? हमने वर्क किया इतना माइनस PE cos थीटा के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है माइनस PE cos थीटा। Is it clear? This is the formula of potential energy. So the electric dipole right now is having the potential energy equal to minus PE cos theta. तो इसमें बहुत डाउट होता है, कई बार ऐसे सोचते हैं कि सर ये तो आपने 0 से थीटा घुमाने वर्क पता कर लिया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ हुई इसकी? पोटेंशियल एनर्जी तो इसको अंदर भी ला रहे हैं, फिर लाने के बाद घुमा रहे हैं। तो ध्यान रखें ये जो इंटीग्रेशन हमने किया है ये पूरी वैल्यू आपको दे रहा है। हालांकि इसका एक और तरीका होता है, मैं डिफरेंट तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकता था। मैं क्या कहता, मैं पहले कहता कि ये चार्ज नहीं है, एक ही चार्ज है, पहले एक चार्ज को अंदर लेके आया, क्लियर, फिर दूसरे चार्ज को भी उसी जगह पर लेके आता, ठीक है, कोई वर्क मुझे नहीं करना पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए मैं ऐसे डायग्राम बना लेता, एक ही जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लाता, तो जितना पॉजिटिव चार्ज को अंदर लाने में वर्क करना पड़ता उतना ही नेगेटिव चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ता, साइन अपोजिट होते तो नेट वर्क 0 हो जाता। लेकिन उसके बाद फिर मैं ये कहता कि इस नेगेटिव चार्ज के बीच की दूरी बढ़ाओ, इन दोनों के दरमियान दूरी बढ़ाओ और नेगेटिव चार्ज को यहां ले लो, अब वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस नेगेटिव चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क करना पड़ेगा, पहला वर्क हो जाता। फिर दूसरा, इसको घुमाने के लिए वर्क करना पड़ता, 0 से थीटा घुमाने के लिए वर्क करना पड़ जाता, वो दूसरा वर्क होता। तो टोटल वर्क हो जाता, एक तो इस चार्ज को अलग करने के लिए किया गया वर्क प्लस घुमाने के लिए किया गया वर्क। वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर ना यूज करके हमने सिंपल मेथड यूज कर लिया है, हमारा इंटीग्रेट करते ही वो दोनों वर्क एक साथ इंक्लूड हो गए हैं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है माइनस PE cos थीटा। केस स्टडीज में हम पढ़ते हैं, तो इस डेरिवेशन की जो मैं देखिए प्रोबेबिलिटी यहां लिख रखी है 85%। अब प्रोबेबिलिटी कैसे है वो समझ। इसके बाद में एक केस स्टडी और पढ़ूंगा इसी का, वर्क वाला, कि एक जगह से दूसरी जगह घुमाने तक के लिए कितना वर्क करना होगा, उसे मिला के, उस केस स्टडीज को मिला के और इस टॉपिक पे बनने वाले न्यूमेरिकल्स को मिला के इस टॉपिक की प्रोबेबिलिटी है 85%। सीबीएसई 2021 में आने की न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं। तो आप ध्यान रखें इस टॉपिक की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है, 85% प्रोबेबिलिटी है, जिसमें ये डेरिवेशन और इसके बाद वाला डेरिवेशन दोनों शामिल हैं। ओके, बाद वाला मतलब वर्क के लिए। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी पता कर ली, अब मैं इसकी केस स्टडी पढ़ने जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं केस स्टडी पढ़ने, वीडियो छोड़ के नहीं। चलिए, तो केस स्टडी में क्या पढ़ेंगे हम? पहला कि अगर इसका एंगल थीटा 0 होता, तो वही बात, मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं केवल डाइपोल को लाके रख रहा हूं, कितना वर्क करना होगा, जो वर्क करना होगा वही उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है केस 1। केस 1 क्या कहता है? केस 1 कहता है इफ थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा इज इक्वल टू 0 को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल थीटा 0 होता है, इसे बोलते हैं
स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम नाम याद रख लेना। वो ऐसे भी कह सकता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी पता करो, या फिर थीटा इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी पता करो, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा इज इक्वल टू 0 पे रखने के लिए कितना वर्क करना होगा वो पता करो, ऐसे कह सकता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं इसको, देखो मैं डायग्राम बना देता हूं पहले थीटा इज इक्वल टू 0 का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने 0 डिग्री एंगल पे इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही, दोनों के बीच का एंगल 0। तो राइट नाउ द एंगल इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज 0। इज इट क्लियर? ओके, यही कंडीशन, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं। जैसे मैं इसको इस पोजीशन से लाके ऐसे कर दूंगा, मान लो इसको थोड़ा सा भी मैंने अगर डिस्टर्ब कर दिया ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ये दोनों फोर्स मिलके इसको वापस घुमा के यहीं ला देंगे, थोड़ी देर ये वाइब्रेट करके यहीं आके रुक जाएगा जहां से तूने छोड़ा था, डिस्टर्ब किया था। इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, मतलब ये यहीं स्टेबल रहना चाहता है, जहां अगर तू थोड़ा सा डिस्टर्ब कर भी देगा तो ये थोड़ी देर वाइब्रेट करके यहीं आ जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों है स्टेबल? क्योंकि इसके पास एनर्जी है ही नहीं इतनी ज्यादा कि ये कहीं जा सके। जाता कौन है, गिरता डुलता कौन है, भाग दौड़ कौन करता है? जिसके पास एनर्जी हो। इसके पास नहीं होती एनर्जी, कम होती है, बहुत कम होती है। ये बंधा हुआ है, बाउंडेड है, फ्री है ही नहीं। तो अब मैं थीटा इज इक्वल टू 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एनर्जी इसकी पता करूंगा। ठीक है, तो थीटा ये हटा देता हूं मैं। ओके, राइट नाउ इस सिचुएशन में एनर्जी कितनी होगी, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE, थीटा कितना है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो U इज इक्वल टू हो गया माइनस PE। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस केस में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो U min, इसको मैं U min लिख देता हूं। तो ध्यान रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, कम से कम होती है। इसीलिए ये अपनी जगह को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, ये बंधा रहता है, बाउंडेड है। नेगेटिव साइन आने का मतलब है ये बाउंडेड है, बेचारे के पास अपनी एनर्जी है ही नहीं, ये तो बंधा हुआ है। अगर यही एनर्जी पॉजिटिव होती तो ये यहां नहीं दिखता आपको, ये उड़ जाता, चला जाता, भाग जाता। आप मत भागो। ओके, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस PE। क्लियर? अब एक और बात, मतलब ये है कि जिस टाइम मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को ला के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो मुझे माइनस PE वर्क करना होगा, माइनस PE वर्क मुझे करना होगा। उसके बाद फिर मैं 0 से थीटा तक घुमा के ले जाऊंगा, कुछ वर्क 0 से थीटा घुमाने में भी करना होगा, दोनों वर्क का सम इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर? दोनों ही जो वर्क मैंने दिए हैं वो दोनों वर्क का सम इसके बराबर आ जाना चाहिए। आप चेक कर लेना अदरवाइज। ओके, इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर आ जाएगा। मैं एक बार बहुत शॉर्ट मेथड में दिखा देता हूं आपको कैसे। इसको लाने के लिए वर्क 0 डिग्री पे रखने के लिए वर्क इतना करना पड़ रहा है, तो W1 = -PE, और इसको घुमाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा W2 वो होगा PE। क्या होता था, टॉर्क इनटू d थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इस बार 0 से थीटा घुमा रहा हूं। टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा d थीटा, PE sin थीटा d थीटा कहां से, इस बार 0 से थीटा लिमिट रख रहा हूं। PE बाहर ले, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा कहां से, 0 से कहां तक, थीटा तक। वैल्यूज पुट कर तो ये आ जाएगा वर्क W2 आ जाएगा माइनस PE है बाहर, अपर लिमिट cos थीटा, लोअर लिमिट cos 0। ओके, cos थीटा की जगह cos थीटा ही रहने दे, मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस PE का, माइनस और माइनस प्लस, और PE इंटू cos 0 की वैल्यू 1 प्लस PE, तो ये आ गया W2। टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों के सम के बराबर W1। कौन सा वर्क, इसको यहां लाने के लिए किया गया वर्क। W2 कौन सा वर्क, इसको थीटा एंगल घुमाने में किया गया वर्क। दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा यहां तक पहुंचाने में टोटल किया गया वर्क।
और जो टोटल वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पीई कॉस थीटा। आप देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो माइनस पी कॉस थीटा प्लस पीई में माइनस का पीई जोड़ दूंगा, माइनस पीई कॉस थीटा प्लस का पीई में माइनस पीई जोड़ दिया तो ये कैंसिल, तो माइनस पीई कॉस थीटा बचा। मतलब यहां तक पहुंचाने के लिए मुझे कितना वर्क करना होगा, आ रहा है। तो ये दूसरा मेथड है, चाहे तो आप लिख लेना नोट्स में, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ऐसे ही केस 2 में पढ़ रहा हूं, इसमें इफ थीटा इज इक्वल टू 180। सुन 180 को क्या कहते हैं, 180 को बोलते हैं, ऊपर ही लिख देता हूं, केस 2 है थीटा इज इक्वल टू 180। थीटा इज इक्वल टू 180 को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अपना नाम भूल जाना, लेकिन ये जो डेरिवेशन आ रहे हैं, फॉर्मूले आ रहे हैं, उनको मत भूलना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पहले तो मैं इसका चित्र बनाता हूं। अभी क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 180 होता है। 180 का मतलब है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर कैसे बनाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। सो अनस्टेबल क्यों बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ F1, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट F2। अभी सुनो, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, कैंसिल। अभी इस पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, F1 इस पे इधर लगेगा, F2 इस पे इधर लगेगा, दोनों फोर्स बराबर होंगे। मान लो ये +5 न्यूटन तो ये भी 5 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से कैंसिल। तो मतलब ऐसे ला के रख दोगे चुपचाप से तो रखा रहेगा, चुपचाप से। लेकिन जैसे ही इसको डिस्टर्ब कर दोगे आप, इसको डिस्टर्ब करके देखते हैं एक बार, देखिए क्या कहेगा ये, बुरा मान जाएगा। देखो कितना बुरा मानेगा, आप बिलीव नहीं करोगे, ये बहुत सेंसिटिव है। ये जो बंदा है ये बहुत सेंसिटिव है। प्लस क्यू यहां आ गया, माइनस क्यू जो यहां हुआ करता था वो यहां कर दिया, ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर, इस वाले चार्ज पे फोर्स इधर, इस वाले चार्ज पे फोर्स इधर, ये दोनों फोर्स मिलके इसको घुमा के, इसको यहां से घुमा के यहां ला देंगे, मतलब अनस्टेबल की कंडीशन से स्टेबल में आ जाएगा, इसीलिए अनस्टेबल कहलाता है। इक्विलिब्रियम में तो था, जब ये यहां रखा हुआ था इक्विलिब्रियम में तो था, चुपचाप से लाके रख देते तो रखा रहता, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब किया ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, जीरो, थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल पे आ गया, इसीलिए अनस्टेबल कहलाता है। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करने से ये वापस अपनी उसी पोजीशन में नहीं आ सकता। देख लीजिए फोर्सेस के हेल्प से, देख लो क्यों नहीं आएगा, ये फोर्स इसको वापस नहीं लाएंगे, बल्कि इसको तो ये दोनों फोर्स मिलकर घुमा के थीटा इज इक्वल टू 0 पे लाके रख देंगे, इसीलिए कहलाता है अनस्टेबल। क्लियर? अब सुनो, ये इतना लौट के आया है, मतलब इसके पास खूब सारी, बहुत सारी अच्छी खासी एनर्जी लगी होगी। तो अनस्टेबल की कंडीशन में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, निकालते हैं, U इज इक्वल टू होता है माइनस पीई cos थीटा, थीटा 180 है, cos 180 की वैल्यू आजकल -1 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, माइनस पीई और ये वाला -1 मिलके प्लस का पीई, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये कैसी होती है, मैक्सिमम। तो स्टेबल की कंडीशन में कम पोटेंशियल एनर्जी होती थी तो वो वही रहता था, अनस्टेबल की कंडीशन में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो वो जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे वो वापस अपनी थीटा इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन में आ जाएगा, अनस्टेबल वाली पोजीशन में कभी वापस फिर नहीं आ पाएगा। तो ये दूसरा केस था। स्टेबल के केस में माइनस पीई आती थी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती थी, अनस्टेबल के केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई। अब मैं जो तीसरा केस इसमें कर रहा हूं, ये तीसरा केस में जिसकी बात कर रहा था वर्क डन वाला डेरिवेशन, वो तीसरा केस में ही कर देता हूं, सेपरेट नहीं बना रहे। केस थर्ड, केस थर्ड क्या है, केस थर्ड कुछ ऐसा है, ये अपना इलेक्ट्रिक डायपोल है, शानदार सा, मस्त बढ़िया सा, और ये अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये इलेक्ट्रिक डायपोल है यहाँ,
कहां? यहां। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। चार्जेस में नहीं बना रहा हूं, छोड़ रहा हूं। इसको यहां से घुमा के यहां ले जाओ, मान ले इतना घुमा दिया। पहले इसका जो एंगल हुआ करता था θ1 हुआ करता था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल θ1 था। अभी तुमने घुमा दिया और अभी तुमने एंगल पहुंचा दिया θ2। तो θ1 से θ2 पहुंचाने में कितना वर्क करना होगा बंधु, ये पता करना है। ये करके दिखाओ। कर लोगे? अरे लिमिट रखनी है। वर्क का फॉर्मूला पता है ना? देखो छोटा वर्क dW होता है टॉर्क इनटू d थीटा, यही होता है। अभी क्या है? टॉर्क कितना होता है? PE sin थीटा। वैल्यू पुट कर दो, dW आ गया PE sin थीटा d थीटा। अब टोटल वर्क पता करना है, मतलब कहां θ1 से θ2 पहुंचाने में टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। तो W इंटीग्रेशन कर दो। शानदार इंटीग्रेशन किया। dW का इंटीग्रेशन आजकल W, इसका इंटीग्रेशन साइन लगा दो, PE को बाहर ले दो। PE को बाहर ले आया क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन नहीं होना इसका। थीटा पे डिपेंड नहीं है PE, तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका होगा? sin थीटा d थीटा का। लेकिन लिमिट लगा, कुछ भी कर, सॉल्व कर, बस कहानी खत्म। नहीं, थोड़ी सी और बात की है। sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा। तो W आ गया PE तो था ही, और sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा। लिमिट्स कहां से? θ1 से θ2। लिमिट कैसे हटाते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो थीटा की जगह अपर लिमिट, तो W हो गया माइनस PE, थीटा की जगह अपर लिमिट cos θ2 माइनस लोअर लिमिट cos θ1। माइनस साइन को भी हटा, W आ जाएगा PE ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव cos θ1, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो नेगेटिव, माइनस हो गया। तो ये W आ गया, मतलब θ1 से θ2 घुमाने में ये वर्क करना होगा तुझे। याद कर, कुछ भी कर, याद कर। θ1 से θ2 घुमाने में ये वर्क करना होगा। मैं ये जो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बता रहा हूं 85% प्रोबेबिलिटी के, ये उसमें शामिल है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें भी एक केस स्टडी ले रहा हूं। तो केस 4 है 0 से 180 घुमाने में किया गया वर्क। 0 से 180 डिग्री घुमाना है, मतलब स्टेबल से कहां लेके जाना है बंधु? अनस्टेबल। घुमा घुमा, वर्क कर, खूब कर और वर्क कर, स्टेबल से अनस्टेबल। अरे कार्य तो करना होगा ना, वर्क तो करना होगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कर। चल θ1 की वैल्यू कितनी है? कहां से? 0 से कहां तक? 180 तक। दोनों के मान न मान यहां रख दे। W PE cos θ1 मतलब cos 0, cos θ2 मतलब cos 180। cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की वैल्यू -1। PE तो बाहर था ही, PE की जगह PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस साइन माइनस, cos 180 की वैल्यू -1। 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ना, 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, ये PE, तो 2 PE। ये जी ले जिंदगी, जी ले जिंदगी। W 2 PE। स्टेबल से अनस्टेबल घुमाने के लिए तुझे इतना वर्क करना होगा। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी बताई, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर डायपोल दिख रहा है, उस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है तो माइनस PE cos थीटा। क्लियर? उसमें केस स्टडी किए मैंने। स्टेबल में कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, अनस्टेबल में कितनी होगी, ये केसेस किए। तीसरा केस किया कि θ1 से θ2 घुमाने में कितना वर्क करना होगा। चौथा केस मैंने किया स्टेबल से अनस्टेबल पहुंचाने में कितना वर्क करना होगा। ये और इनके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, आप पढ़ सकते हैं बोर्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टर्स। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टर्स, लेट्स सी द स्टोरी। मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा
और उसके अंदर एक ऐसा शानदार सा कंडक्टर रख दूंगा। हालांकि ये कंडक्टर नहीं है, मैं एक कंडक्टर रख दूंगा, फिर उसके बिहेवियर को पढ़ूंगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लाइंस कैसे जा रही होंगी इसके अंदर, इसके बाहर से अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाहर कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा। आप सोचोगे ऐसी प्रॉपर्टीज तो पढ़ रखी हैं। हाँ, थोड़ा सा अंतर था। आपने क्या पढ़ा था कि कंडक्टर को चार्ज देंगे तो लाइंस कैसी होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उनके अंदर, ये पढ़ा था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे कहते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, और क्या। तो पहला है, पहली प्रॉपर्टी है, पहला बिहेवियर है, पहला नेचर है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाना चाह रहा हूं तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, दो प्लेट्स ले ली, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। सही ना, बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन मैंने एक कंडक्टर लाके रख दिया, तो बंधु ये जो अंदर वाली लाइन है ये अब नहीं रहेगी, दे विल नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। बल्कि अब नेचर कैसा होगा, मैं इन लाइंस को हटा ही देता हूं पहले वाली को। अब नेचर कैसा होगा ये देख रहा हूं। एक कंडक्टर मैंने लाके रख दिया, इस कंडक्टर को लाते ही अब कैसा बिहेवियर होगा इन लाइंस का वो देखेंगे। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के अंदर, इस साइड वाली प्लेट के अंदर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज विल गेट इंड्यूस्ड। ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटल के अंदर से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, वो नेगेटिव चार्ज यहां इकट्ठा हो जाएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हुआ है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंच जाएगा। ड्यू टू द चार्ज इंडक्शन, ये वाला नेगेटिव चार्ज, या तो ऐसे कह दो कि इस नेगेटिव चार्ज ने यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया। तो देखो, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था, अब वो कैसे मॉडिफाई हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे करके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो गया, लेकिन अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नहीं बनाया हमने। आप सोचोगे क्यों नहीं बनाया सर, आप हो तो सकता है ये वाला पॉजिटिव था ये नेगेटिव है तो ऐसे बना दो ना, क्या दिक्कत है। आप तो कहते हो कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, आपने तो बताया था, आपने तो बताया था सर, अब बताओ क्यों नहीं होगा इसके अंदर। तो फिर सुन, तैयार हो जा, देख बाहर से जो, अब तू ऐसा कहेगा, मान ले बाहर से अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव 10 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब जैसे ही मैंने इस प्लेट को रखा, हाँ ठीक है तेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लेकिन अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव इस तरफ, मान ले 10 वोल्ट पर मीटर का ही बना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, अभी भी 0 होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, इसलिए कोई भी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें नहीं बनानी होती। क्लियर। इसी इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी उसमें मैं बता रहा था, नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड कंडक्टर, या फिर नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। क्लियर। कैसे भी समझ ले तू, या तो सिंपली ऐसे कहते कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती नहीं है अंदर, या फिर ऐसे कहते कि होती तो हैं, बाहर की तरफ से भी होगी, बाहर वाले की तरफ से भी होगी, इसके अंदर अपनी जो बन रही है वो भी होगी, और वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इसकी वजह से 0 होता है। बट कॉन्सेप्ट जो तुझे याद रखना है वो इतना जरूर याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा 0 होता है। कब, जबकि उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर रख दिया गया हो। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट प्रॉपर्टी ऐसे लिखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर in a given external field is always 0, and this effect is also known as electrostatic shielding. अब ये क्या है, मान ले थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं, बिजली कड़क रही है, भड़क रही है,
कड़क रही है, और कहा ऐसे जाता है कि आप अपनी कार के अंदर बैठ जाओ, उस टाइम बाहर मत बैठो। एक्चुअल में बिजली करंट पे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। मान ले बादलों से, क्लाउड से लाइंस बन के अर्थ तक पहुंच रही हैं, और जो आपकी कार है वो यहां है इस तरीके से, तो आपकी कार पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये जो बादल है पॉजिटिवली चार्ज बादल, ये नेगेटिव चार्ज पे इंड्यूस करा देंगे, और जितना नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस हुआ है आपकी कार पे, दूसरी सतह पे, दूसरे सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर से बन रहा था, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से बनेगा कार के। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो तुझे कोई करंट नहीं लगेगा, तू सेफ है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर? डेफिनेशन कैसे देगा? द प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल डिवाइस या टू प्रोटेक्ट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर is known as electrostatic shielding. To protect any object from external electric field kept inside a conductor is known as electrostatic shielding. ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ऐसे लिख देंगे ELOF are always perpendicular to the surface of conductor। कारण इसका वही है, जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है वो आप कहोगे ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी है, हाँ आपने पढ़ी है, वो थोड़ी डिफरेंट थी। उसमें कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया जाता था, उसमें बस ऑब्जेक्ट को चार्ज दे दिया जाता था, उस चार्ज की वजह से लाइन बनती थी। इस बार मैं जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने पहले इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज बनाया, और फिर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, ये ऐसी लाइंस। तो पहले की ही तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कंडक्टर के सरफेस के, ये जो कंडक्टर का सरफेस था उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। रीजन वही है, अगर परपेंडिकुलर ना मान के आपने किसी एंगल पे मान लिया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर और एक इधर। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, ये वाला कंपोनेंट जो सरफेस पे चार्ज था उस चार्ज को चला देगा, और चार्ज के चलने से क्या बनता है, करंट। तो आप सोचोगे अच्छी बात है, करंट बन रहा है, बाहर से कोई एनर्जी दे नहीं रहे लगातार हम, और लगातार करंट बनता जा रहा है। सो दिस इज द वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल को वायलेट कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये करंट अपने आप नहीं बन सकता, चार्ज अपने आप नहीं चल सकता। अब अगर आप करंट चार्ज को नहीं चलाना चाह रहे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ना मान के इधर मानो, सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में, इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर इधर मान लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कोई कंपोनेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो चार्ज नहीं चलेगा, और चार्ज नहीं चलेगा तो करंट नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेल प्रूव्ड रहेगा। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है, सिखाती है, समझाती है कि कोई भी जो कंडक्टर होता है, मान लो ये कंडक्टर ले लिया XYZ, दिए गए कंडक्टर के अंदर हमेशा चार्ज जीरो होता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ऐसा प्रूव करना है। तो हमें यह बताना है देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है, ड्राइवर होता है, हेल्पर होता है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, पूरा का पूरा जो चार्ज है वो उसके हमेशा सरफेस पे ही होता है। ये चार्ज जो बना है सरफेस पे ही हो सकता है, ये चार्ज अंदर नहीं हो सकता, ये प्रूव करना है। एक काम कर, कुछ भी कर, एक काम कर, यहां एक गॉसियस सरफेस बना ले, बना लिया,
ये गॉसियन सरफेस बना लिया, इस पे गॉस थ्योरम लगा। गॉस थ्योरम बताती है कि इस सरफेस से बाहर की तरफ गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होगा वो होगा E डॉट ds या फिर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉसियन थ्योरम। इस सरफेस से, इस इमेजिनरी सरफेस से बाहर की तरफ गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा phi E is equal to integration of E dot ds is equal to Q upon epsilon naught। अब सुन समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अंदर? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को कंपेयर कर। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 0 हो गई। मैं क्या बोल रहा हूं, कंडक्टर के अंदर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अभी तो बताया था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। E की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 0 हो गई, मतलब Q 0 हो गया। मत पूछना Q 0 हो गया, यहां Q 0 हो गया। मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज नील, चार्ज इल्ले, चार्ज नहीं होगा। Q is equal to 0, मतलब पूरा का पूरा चार्ज यहां नहीं होगा, तो चार्ज कहां होगा? सरफेस पे। तो ध्यान रखना है, चार्ज हमेशा कहां होता है? कंडक्टर के सरफेस पे। मैं इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा, इंसुलेटर में तो चार्ज अंदर हो सकता है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स के केस में चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है, ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर एक कैविटी बना दी जाए, आप सोचोगे कैविटी तो एडवर्टाइज में आती है, क्या आपके दांतों में कैविटी है? तो आप ये वाला पेस्ट यूज करें, जिसकी हेल्प से कैविटी और बड़ी हो जाएगी। चलिए कैविटी को समझते हैं, ये कंडक्टर है और ये इसके अंदर एक कैविटी है। कैविटी मतलब खाली जगह। ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है जी, सॉलिड कंडक्टर है और ये इसके अंदर एक कैविटी है, खाली जगह है। मुझे प्रूव करना है कि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। ठीक है, ओके। ये कंडक्टर है, चार्ज हमें इसको दे रखा है, हमें प्रूव करना है कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये जो खाली स्पेस है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मैंने क्या किया था, एक तार ले जाके, वायर ले जाके यहां चार्ज दे दिया है। चार्ज मैं इस सरफेस पे कितना भी दे दूं, लेकिन अंदर वाले सरफेस से चार्ज हमेशा बाहर चला गया। मुझे प्रूव ये करना है इस कैविटी में खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। चलिए प्रूव करते हैं, लगा दो, अरे लगा दो, अरे लगाओ। गॉसियन थ्योरम। अच्छा प्रॉपर्टी क्या है? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो inside the cavity is 0. This I need to prove. Okay, according to Gauss's theorem, एक काम कर, यहां एक गॉसियन सरफेस बना ले, ये एक गॉसियन सरफेस बना ले, इसी के पास मैं यहां बता देता हूं, ये है तेरा गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस बना लिया, कैविटी से थोड़ा सा बाहर एक गॉसियन सरफेस बनाया है, लगा। phi E is equal to close integration of E dot ds is equal to q upon epsilon naught। इस कैविटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहा हूं मान ले, और ये कैविटी, ये गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहा हूं, और गॉसियन सरफेस कैविटी के बहुत पास है, बहुत पास है, मतलब कैविटी में ही है, ये मान ले। अब ये बता, चार्ज तो इसमें है नहीं, तो Q की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि Q 0 है तो ये वाली साइड 0 हो गई। इस बार चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज सरफेस पे है, कैविटी में चार्ज नहीं है, कोई भी नहीं है, तो E डॉट ds की वैल्यू 0 हो गई। ds तो 0 हो नहीं सकता, मतलब इसका सरफेस एरिया तो 0 हो नहीं सकता, तो निश्चित रूप से इसको 0 करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ही 0 होना पड़ेगा, इसी को झुकना पड़ेगा। झुक गया, लो
क्लियर है ना? चार्ज इसके अंदर, ये जो कैविटी बनाई है, कैविटी के अंदर चार्ज होगा नहीं, चार्ज इनलेट, तो E डॉट ds की वैल्यू 0, एरिया 0 होगा नहीं, इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ही, एरिया 0 नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाती है आई थिंक। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं और लास्ट प्रॉपर्टी होगी कि कोई भी कंडक्टर ले, ऐसा ले या ऐसा ले, ये माननीय पाकिस्तान जैसी शक्ल का हो गया है ना। चलिए अभी क्या है, हमने ये कंडक्टर लिए और सबको चार्ज दिए, खूब बढ़िया मस्त एकदम सबको चार्ज दिए। प्रॉपर्टी तो बताओ सर, प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप, डिस्टेंस and all these things. It only depends upon the surface charge density at that place. डिपेंड नहीं करता कि शेप क्या होगी, वो केवल डिपेंड करता है कि उस जगह पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो यहां सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पूछा जाए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दुनिया के हर कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दुनिया के हर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। दुनिया के हर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। दुनिया के हर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर, यहां भी परपेंडिकुलर, यहां भी परपेंडिकुलर, यहां। अगर आप सोचोगे यहां कैसे बनाओगे सर, तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस यहां बाहर निकलते टाइम परपेंडिकुलर दिखनी चाहिए, ऐसे करके बाहर निकलते टाइम इस सरफेस की, जैसे ये जो लोकल जगह है इसके परपेंडिकुलर दिखना चाहिए ऐसे। बाहर जाके घूम जाए, बाहर जाके कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निकलने के टाइम सरफेस से और बाहर जाते टाइम सरफेस से निकलने के टाइम वो परपेंडिकुलर दिखनी चाहिए उस लोकल जगह पे, उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होनी ही चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इस चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है कैपेसिटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं अलविदा, सी यू।